बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि सज़ा हो जाने के बाद ज़मानत किस तरह से ली जा सकती है और किस अदालत से ली जा सकती है। अपने टॉपिक को मैं तीन मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर डिस्कस करता हूं मुख्तसर सा। एक तो ये है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ FIR का अंदराज हो जाता है और वो शख्स गिरफ्तार नहीं होता तो वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट दायर करेगा और सेशन कोर्ट के अंदर दायर करेगा, या किसी मखसूस हालात में वो अपनी दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अंदर फाइल करेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स के खिलाफ FIR का अंदराज हो जाता है और वो शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो वो अपनी दरखास्त जमानत कोर्ट के अंदर दायर करेगा बेल आफ्टर अरेस्ट। वो मजिस्ट्रेट साहब के पास भी हो सकती है, वो सेशन कोर्ट में भी हो सकती है और हाई कोर्ट के अंदर भी हो सकती है। लेकिन आज का हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ FIR होती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, मुलजम गिरफ्तार हो जाता है या बेल पे होता है, वट एवर, अगर तो केस की सारी समात हो जाने के बाद उस शख्स को सजा हो जाती है किसी भी केस के अंदर, और सजा हो जाने के बाद वो शख्स जमानत लेना चाहे तो वो किस कोर्ट से लेगा और किन वजूहात की बुनियाद पर, किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर वो बेल ले सकता है। इसमें एक सबसे अहम बात तो यह है कि अगर तो केस की समाअत किसी मजिस्ट्रेट साहब ने की हो और उन्होंने उसको मुलज़म को पनिशमेंट दी हो अपनी जजमेंट के अंदर 4 साल तक, वो 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, वट एवर। लेकिन स्पेसिफिक चीज ये है कि अगर तो सजा 4 साल तक है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट के अंदर फाइल होगी। हम उसकी बेल भी सेशन कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 426 CRPC दायर करेंगे, यानी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मतलब यह होता है कि अपील की पेंडेंसी के दौरान किसी शख्स की जमानत अदालत से लेना, यह है सस्पेंशन। इसका मतलब यह होता है कि अपील का भी फैसला होना बाकी है, यानी कि 4 साल तक तो अगर मजिस्ट्रेट साहब ने सजा दी हो तो उसकी अपील हम सेशन कोर्ट के अंदर करेंगे, उसकी सस्पेंशन की एप्लीकेशन भी हम सेशन कोर्ट के अंदर देंगे। लेकिन अगर किसी केस का फैसला सेशन कोर्ट ने किया हो तो उसके फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करेंगे और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए हम एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट में दायर करेंगे। अगर हम सेक्शन 426 CRPC का मुताला करें तो उससे हमें जो ग्राउंड्स मिलती हैं, स्पेसिफिक जो ग्राउंड्स कानून के अंदर दी गई हैं, एक तो मैं उनको डिस्कस करूंगा और उसके अलावा जो दीगर ग्राउंड्स हैं उनको भी मैं मुख्तसर सा डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बात बता दूं कि हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं, हर केस के अपने हकायक होते हैं, हर केस की मुख्तलिफ ग्राउंड्स होती हैं। लेकिन कानून के अंदर जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स बयान की गई हैं वो स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगा, और जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हो सकती हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सेक्शन 426 CRPC ये कहता है कि अगर किसी शख्स को 3 साल तक सजा दी गई हो और उस शख्स ने अपील फाइल की हो और अपील का फैसला 6 महीने के अंदर अंदर ना हुआ हो तो कानून ये कहता है कि उसको जमानत पर रिहा कर दो। यानी कि अगर सजा 3 साल तक हुई है, केस का फैसला 6 महीने के अंदर नहीं किया गया तो उसको जमानत पर रिहा कर दो। अगर सजा 3 साल से ज्यादा है और 7 साल तक है, 3 साल से ऊपर और 7 साल तक, और अपील का फैसला 1 साल के अंदर नहीं किया गया तो कानून ये कहता है कि उसको जमानत पे रिहा कर दो। अगर 7 साल से ऊपर किसी को सजा दी गई है, मिसाल के तौर पे 10 साल, 14 साल, उम्र कैद, जो कुछ भी, लेकिन इसमें सजाए मौत शामिल नहीं है, 7 साल से ऊपर अगर किसी शख्स को सजा दी गई हो और उसकी अपील का फैसला 2 साल के अंदर ना किया गया हो तो कानून ये कहता है कि उसको जमानत पे रिहा कर दो। अब यहाँ एक बड़ी मटीरियल अहम बात यह है कि ये जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स मैंने आपको बताई हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पूरा हो जाने के बाद अगर अपील का फैसला नहीं होता तो कानून ये कहता है उस मुलजम को, उस सजा याफ्ता शख्स को जमानत पर रिहा कर दो। लेकिन यहाँ सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि अपील का फैसला लेट होने में उस सजा याफ्ता शख्स का कोई कसूर ना हो, ना उसके पार्ट पे कोई शख्स, किसी वकील साहब अगर उस केस की पैरवी कर रहे हैं तो उनके पार्ट पे डिले नहीं होना चाहिए, अगर कोई दूसरा शख्स केस की पैरवी कर रहा है तो उसके पार्ट पे डिले नहीं होना चाहिए। मतलब कि किसी भी जगह पे मुलजम के पार्ट पे ये डिले मौजूद नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फर्ज कर लें कि स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर बंदे की बेल बनती है, लेकिन कानून के अंदर फिर भी 3 ऐसी शराइत का जिक्र किया गया है कि बेशक वो सजा याफ्ता शख्स
इन स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स के अंदर फॉल करता हो तो फिर भी उसको जमानत पे रिहा ना किया जाए। अब वो क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक बात तो ये है कि अगर सजा याफ्ता शख्स किसी भी मुकदमे में साबका सजा याफ्ता रह चुका हो, कोई भी ऐसा जुर्म जिसकी सजाए मौत या उम्र कैद हो, यानी कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, और वो सजा याफ्ता शख्स इससे पहले भी सजा याफ्ता रह चुका हो, तो कानून ये कहता है कि इन वजूहात की बुनियाद पर वो बेल नहीं ले सकता। नंबर 2, अगर कोई मुलजम सजा याफ्ता हार्डन और डेस्परेट हो, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, अगर वो डेंजरस क्रिमिनल हो, तो कानून यहां भी ये कहता है कि वो शख्स भी इन वजूहात की बुनियाद पर जमानत लेने का अहल नहीं है। नंबर 3, अगर किसी शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात के ऑफेंसेस के तहत FIR का अंदराज हो और उन ऑफेंसेस की सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, तो वो शख्स भी इन वजूहात की बुनियाद पर जमानत का हकदार नहीं होगा। अब इसमें जरूरी नहीं है ये जो 426 CRPC के अंदर जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स दी गई हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर रहते हुए मुलजम जमानत का हकदार होगा, बल्कि इसके अलावा अगर कोई दीगर ग्राउंड्स, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि FIR के अंदर जो डिले है उसकी बुनियाद पर भी बेल हो सकती है सजा हो जाने के बाद। इसी तरह अगर कोई औरत है उस बिना पर हो सकती है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है उसकी बुनियाद पर हो सकती है, अगर किसी औरत की डिलीवरी जेल के अंदर हो जाती है तो उसकी बुनियाद पर हो सकती है, अगर कोई ओल्ड एज है तो उसकी बुनियाद पर हो सकती है, अगर कोई बच्चा है छोटी उम्र का टेंडर एज है उसकी बुनियाद पर हो सकती है, अगर प्रोसिक्यूशन की जो FIR के अंदर बयान करदा स्टोरी और मेडिकल का कंट्राडिक्शन उसके अंदर मौजूद है तो उसकी बुनियाद पर हो सकती है। मतलब प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि चोट यहां पर लगी, इस साइड पर लगी, फायर यहां पर लगा, लेकिन मेडिकल ये कहता है कि नहीं, चोट इस साइड पे नहीं उस साइड पे लगी। मिसाल के तौर पे अगर प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि जी एक मुलजम ने फायर मारा जो कि मकतूल को राइट साइड के ऊपर लगा, पेट की राइट साइड पे लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि फायर जो है वो राइट साइड पे नहीं लगा, वो लेफ्ट साइड पे लगा, लेकिन दाईं तरफ से वो निकल गया। इसका मतलब यह है कि अगर तो ऑकुलर अकाउंट में और मेडिकल अकाउंट में, मतलब कि FIR की कहानी जो मुद्दई ने बयान की है उसके अंदर और मेडिकल के अंदर अगर तो डिफरेंस पाया जाए तो इसकी बुनियाद पर भी जमानत हो सकती है। इसी तरह अगर कोई खाली हाथ है, अगर किसी ने कोई ओवर एक्ट नहीं किया, अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक इंजरी मौजूद नहीं है, अगर कोई मोटिव साबित नहीं कर सके, अगर कोई गवाहान अपनी मजबूत शहादत नहीं दे सके, इसमें बेशुमार मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। ये वेरी करती हैं केस टू केस। आप इसमें जो सेक्शन 426 के अंदर स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हैं उनको अगर उसमें आप फॉल करते हैं तो उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और इसके अलावा दीगर जितनी भी ग्राउंड्स हो सकती हैं उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, और इन वजूहात की बुनियाद पर अदालत से सजा हो जाने के बाद भी आप जमानत ले सकते हैं। हमने इससे पहले मुख्तलिफ लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए, उसमें बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस को डिस्कस किया, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डिस्कस किया, बेल बिफोर अरेस्ट को डिस्कस किया, बेल आफ्टर अरेस्ट को डिस्कस किया, कैंसिलेशन ऑफ बेल को डिस्कस किया। आज हमने बेल आफ्टर कन्विक्शन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि एंटिसिपेटरी बेल क्या है, प्रोटेक्टिव बेल क्या है, ये कैसे होती है, किस तरीके से ली जाती है। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल के साथ आइंदा लेक्चर के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा मेरे आज के टॉपिक के हवाले से या किसी भी कानूनी टॉपिक के हवाले से किसी किस्म की कोई आप कंफ्यूजन समझें, आप के जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। तो लास्ट पे मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।